दोस्तों आज ये वीडियो 10 मिनट का है। इसमें ऑडियो ट्रैक हिंदी में इसका ट्रांसलेशन था, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ सबके फ़ायदे के लिए। जो भी फिज़िक्स और साइंस को समझना चाहते हैं, फिज़िक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेके छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस, एटम, मॉलिक्यूल से लेकर आम जिंदगी तक और उससे आगे फिर आसमानों तक और कायनात में जो पूरी सितारे और सैयारे घूम रहे हैं और फिर गैलेक्सीज़ हैं जो करोड़ों की तादाद में हैं, अरबों की तादाद में हैं, उनको समझने के लिए बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जो साइंस कम्युनिकेटर भी हैं। बहुत अच्छा नील डिग्रास टाइसन जो अमेरिका के हैं, वो बहुत अच्छा आइंस्टीन के और न्यूटन के थ्योरीज़ को, चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हैं और प्रोफेसर भी हैं वो। टाइम कैसे मूव करता है या टाइम स्लो क्यों होता है, किसी को स्लो लगता है, किसी को टाइम फास्ट लगता है, इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो स्पेस और टाइम, मतलब खुला और वक्त, इन दोनों को समझना ज़रूरी है। उससे ग्रेविटी समझेंगे आप, उससे फिर सारी तबियात, इल्म तबियात, मतलब उन चीज़ों को समझेंगे। और सारा ताल्लुक फाइनली जो है लाइट से है। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्यों होती है, वो जो आप लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोलते हैं उसको हम, या आखिर ऐसा क्यों है, ये बहुत अच्छे से समझाते हैं नील डिग्रास। मुझे इस तथ्य पर अब भी नींद नहीं आती। ठीक है, मुझे अभी इस पर नींद नहीं आती और मैं चाहता हूँ कि तुम भी नींद खो दो। मैं अकेला नहीं रहना चाहता जो रात में छत को घूरता रहे। मुझे तुम्हें बताना होगा, ओह, बहुत सी चीजें पहले ही तुमसे पहले हो चुकी हैं। जरूर। मेरा मतलब है क्षुद्र ग्रह का हमला जो हो सकता है, या बिल्कुल सही, या ग्लोबल वार्मिंग, या तो ये रहा। तुम्हें याद होगा या तुमने सुना होगा आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत। ठीक है, और अधिक विशेष रूप से आप इसे सापेक्षता के विशेष सिद्धांत में सीखते हैं, जहां आप जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं आपके लिए समय उतना ही धीमा चलता है। ठीक है, जैसा कि दूसरे इसे पर्यवेक्षक के सापेक्ष देखते हैं। पर्यवेक्षक के सापेक्ष सही है, आप नहीं जानते कि कुछ भी हो रहा है। ठीक है, आपकी घड़ी अभी भी चलती है, आपकी धड़कन अभी भी है, ये सब ठीक है। तो यह कोई शारीरिक चीज नहीं है, यह उन परिस्थितियों में अंतरिक्ष और समय के ताने बाने का एक वास्तविक गुण है। वाह, ठीक है, यह आकर्षक है। ये पूरी तरह से आकर्षक है, ये पूरी तरह से है। तो मैं तुम्हें उड़ते हुए देखता हूँ और तुम जितनी तेजी से जाते हो तुम्हारे लिए समय उतना ही धीमा होता है। ठीक है, लेकिन मेरा समय तुम्हारे लिए वही रहता है, मेरे लिए, है ना? तुम्हारे लिए तो केवल गति ही ऐसा नहीं करती है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत का भी तुम पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जितना मजबूत होगा तुम्हारे लिए समय उतना ही धीमा होगा। और ये तब तक तैयार नहीं हुआ जब तक कि 10 साल बाद उनके सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत ने जन्म नहीं ले लिया। इसके लिए बहुत अधिक गणित और ब्रह्मांड में गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो E=mc² है, और जो 1905 में उन्होंने पेश किया था, उसके बारे में बोल रहे हैं ये लोग। और उसके 10 साल बाद, 1905 के 10 साल बाद 1915 में जब उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तैयार की, उसके बारे में वो बोल रहे हैं। तो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि E=mc² है, एनर्जी और मास दोनों सेम है, जो कि एनर्जी और मास और लाइट से जुड़ी हुई चीज़ फाइनली है सब कुछ। क्योंकि लाइट जो है मासलेस चीज़ है, बट एनर्जी उसी में है। जो चीज़ें मासलेस होती हैं वही सिर्फ लाइट की रफ्तार से चल सकती हैं, और जिसमें थोड़ी सी भी मास है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी भी मास अगर है तो वो लाइट की रफ्तार को कभी नहीं पहुंच पाएगी। तो इन सब सिद्धांतों का जिक्र करते हुए ये लोग मजाक में कुछ बातें बोल रहे हैं, और सब फिजिक्स की सब अच्छी बातें मजाहिया अंदाज में पेश कर रहे हैं वो। इसके लिए बहुत अधिक गणित और ब्रह्मांड में गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। लेकिन एक बार फिर ये समझ में आता है क्योंकि आप अंतरिक्ष समय के ताने बाने से निपट रहे हैं। यह अंतरिक्ष समय का ताना बाना है, सही। लेकिन शुरू में जब इसे तैयार किया गया था तो आप सोच रहे थे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप घूम रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में उससे कहीं अधिक गहरा है। और यही कारण है कि ओह, वैसे उनके मूल सापेक्षता के विशेष सिद्धांत को यह नहीं कहा गया था। शोध पत्र का शीर्षक गतिमान पिंडों के इलेक्ट्रॉनिक्स पर था। क्या? ठीक है, यही शीर्षक था। हम इसे बाद में सापेक्षता का विशेष सिद्धांत कहेंगे क्योंकि यह उस विशेष सिद्धांत का एक विशेष मामला था जिसे बाद में सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कहा गया। ओह, जब हम वहां हैं तो मुझे ये बताने दें। जीपीएस उपग्रह हमारे अंतरिक्ष स्टेशन और अन्य चीजों से भी अधिक ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं, जिन्हें हम निम्न पृथ्वी कक्षा कहते हैं। वे मियो, मध्य पृथ्वी कक्षा में हैं। लियो, मियो और जियो हैं। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो शायद उन्हें यही नाम दें। हाँ, लियो, मियो और जियो। निम्न पृथ्वी कक्षा, मध्य पृथ्वी कक्षा और ओह जियोसिंक्रोनस, जियो कक्षा। ठीक है, तो जियोसिंक्रोनस उपग्रह मध्य कक्षा की तरह होते हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के स्रोत से काफी दूर होते हैं ताकि उनके पास एक अलग, मापने योग्य रूप से भिन्न अंतरिक्ष समय की स्थिति हो। ओह, इसलिए उनकी घड़ियां पृथ्वी की सतह पर हमारी घड़ियों से तेज चलती हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। और याद रखिए, मैंने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण जितना तीव्र होगा समय की गति उतनी ही धीमी होगी। इसलिए वे हमसे जितनी दूर होंगे उनका समय हमसे उतना ही तेज होगा।
वाह, लेकिन हमें जियोसिंक्रोनस उपग्रहों से सटीक समय मिलता है। तो ये कैसे काम करता है? हम आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भरपाई के लिए जीपीएस उपग्रहों से समय संकेत को पहले से सही कर देते हैं, ताकि जब तक समय हम तक पहुंचे तब तक वह सही तरीके से सही हो चुका हो, और यह हमारे और हमारे अंतरिक्ष समय के सातत्य के लिए मायने रखता हो, न कि पृथ्वी की मध्य कक्षा में। हे भगवान। तो जीपीएस उतना सटीक काम नहीं कर सकता जितना वह करता है। हालांकि एक मिनट रुकिए, क्या मुझे माफ करें। मेरे लिए किसी चीज को पहले से सही करने के लिए आपके पास एक मानक होना चाहिए। आप जानते हैं कि समय किस दर से बढ़ रहा है, क्योंकि आप गणना कर सकते हैं कि वहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या है। लीजिए, ठीक है। और एक बार जब आप इसकी गणना कर लेते हैं तो आप कहते हैं, हे भगवान, ये फॉर्मूला काम करता है। आइंस्टीन सही थे, उद्धरण चिन्ह सही। ठीक है, ये किसी उच्च सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना नहीं है जो सच हो भी सकती है और नहीं भी। ये सच है। मैं बस उस वाक्यांश के उच्चारण के समय वहाँ मौजूद रहना चाहता हूँ। हे भगवान, आइंस्टीन सही थे। हाँ, ये केवल पंथ के नायक नहीं है जिनके सही होने की हम कामना करते हैं। ये वास्तविक है, यह वास्तविक है, ठीक है। यह वास्तविक ब्रह्मांड है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए और तेज चलते हैं। चलिए प्रकाश की गति से आधी 3/4 गति, प्रकाश की गति से 90%, प्रकाश की गति से 99% चलते हैं। आपके लिए समय धीमा और धीमा और धीमा होता जा रहा है। आप ब्रह्मांड के पूरे भविष्य के इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखेंगे, जैसे कि आपके लिए 99 सेकंड के अंश बीतते हैं। बेशक इसके लिए एक सूत्र है, लेकिन 99.9999% प्रकाश की गति है। क्योंकि आप उसके पर्यवेक्षक हैं। लेकिन आपके लिए आपका समय उस बिंदु तक धीमा हो गया है जहां आप उन चीजों को देखते हैं जो प्रकाश की गति से नहीं चल रही हैं। आप उन्हें तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उन्हें खुलते हुए देखते हैं। सही। बूम, भगवान, सही। यह पागलपन है। तो अब देखिए। हे भगवान, रुकिए, अब देखिए, ठीक है। वाह, तो मैं उस हिस्से तक भी नहीं पहुंचा जहां मेरी नींद उड़ जाती है। ठीक है। ऐसा ही होता है। वैसे ऐसे कण होते हैं जो क्षय होते हैं। आपने रेडियोधर्मिता के बारे में सुना होगा, है ना? हाँ। यह एक विशेष भाग है। यह अक्सर घातक ऊर्जा छोड़ता है। हाँ, ठीक है, रेडियोधर्मिता, ठीक है। कुछ कण, उदाहरण के लिए प्रोटॉन या म्यूऑन को लें। जब इसे बाहर छोड़ दिया जाता है तो ये 6 मिनट में नष्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये किसी परमाणु का हिस्सा नहीं होता है, जब ये कैद में नहीं होता है, मुझे याद नहीं कि इनमें से कौन सा है, मेरे उदाहरण के लिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 6 मिनट में नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप उस कण को ले और उसे एक कण त्वरक में गति दे तो क्या होगा? तो आप इन कणों का एक समुदाय ले, उन्हें गति दे, गणना करें। 1 मिनट रुकिए। इन घड़ियों की आंतरिक कलाई घड़ी कहती है कि उन्हें अधिक समय तक जीवित रहना चाहिए और निश्चित रूप से उनके क्षय समय में अधिक समय लगता है। वाह, ये हे भगवान है। हाँ, तो ओह वाह, हाँ। और यह आइंस्टीन के कथन का जीवंत प्रमाण बन जाता है। हाँ, क्योंकि हम प्रकाश की गति से आधी गति तक नहीं जा सकते, लेकिन आप एक कण को ऐसा करने के लिए त्वरित कर सकते हैं। एक आंतरिक निर्मित घड़ी है जो एक निश्चित समय के बाद क्षय हो जाती है, और आइंस्टीन द्वारा भविष्यवाणी की गई मात्रा में क्षय होने में उन्हें अधिक समय लग रहा है, ठीक है। ये प्रतिभा है। तो हम ये सब नहीं बनाते हैं, ठीक है। हाँ, ये प्रतिभाशाली है, ये ट्रिपल प्रतिभा की तरह है, ठीक है। अब इसे एक चरम स्तर पर ले चलते हैं, है ना? इतनी तेजी से चलते हैं कि हम प्रकाश की गति से चल रहे हैं, है ना? खैर, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम भौतिक पदार्थ से बने हैं और ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, और वो क्या है? वो वे फोटोन होंगे। हाँ, अगर फोटोन की घड़ी होती तो घड़ी कभी नहीं चलती। अच्छा, इसका मतलब है कि जब मैं पहाड़ की चोटी पर जाता हूँ, जैसा कि मैंने स्नातक स्कूल में किया था, आकाशगंगा के केंद्र का निरीक्षण करने के लिए, उन तारों के लिए जो 30,000 साल पहले अपना प्रकाश उत्सर्जित करते थे, अंतरतारकीय अंतरिक्ष के अंतराल से यात्रा करते हुए, और वे अंतरिक्ष से गुजरते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से आते हैं, वे दूरबीन में आते हैं, वे परावर्तित होते हैं, मेरे डिटेक्टर पर वापस जाते हैं, और मेरे CCD चिप पर उतरते हैं। वो फोटोन जब उस तारे पर पैदा हुआ था जिसने उसे उत्सर्जित किया था, तो उसी पल मेरी दूरबीन ने उसका पता लगा लिया था। वाह, फोटोन के अनुसार जल्दी जियो, जल्दी मरो। फोटोन को उस यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना? क्योंकि उसके लिए समय मौजूद नहीं था। ओह, ये बहुत अच्छा है। और इसलिए बस यह विचार कि प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में घूम सकता है और उसकी कोई उम्र नहीं होती है, यह मेरे लिए एक आकर्षक तथ्य है। वाह, तो हाँ, यह आकर्षक से भी अधिक है। मेरा मतलब है कि यह हैरान करने वाला है। हाँ, तो ये प्रकाश है, प्रकाश की उम्र। यह ऐसा है जैसे इसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग चुपके से माइक्रोडू करते हैं और गांजा पीते हैं। मैं यह एक और एपिसोड है, यह एक और एपिसोड है।
ठीक है चक, हम यहीं पर इसे खत्म करते हैं। ठीक है प्रकाश और समय के रहस्य। वो नील डिग्रास टाइसन यहाँ है, बाहर देखते रहिए।